सोचिए, क्या लाखों लोगों की जान बचाने के लिए लाखों लोगों की जान लेना, क्या ये सही था? ये एक ऐसा सवाल है जो अमेरिका के जापान पर एटम बम गिराने के फैसले के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए आज इसी मुश्किल सवाल के पीछे की जो कहानी है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं 6 अगस्त 1945 में जापान का हिरोशिमा शहर और वहां गर्मियों का एक बहुत ही सुहाना दिन। आसमान बिल्कुल साफ था। सुबह एकदम नॉर्मल लग रही थी। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। मतलब किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। सुबह के 8:15 के करीब लोगों ने आसमान में एक अमेरिकी B-19 प्लेन से कुछ गिरते हुए देखा। ये चीज ठीक 43 सेकंड तक हवा में नीचे गिरती रही और फिर एक ऐसी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हुई, इतनी तेज कि हजारों लोग एक पल में अंधे हो गए। उस बम ने एक आग का गोला बना दिया। ऐसा लगा मानो सूरज ही धरती पर उतर आया हो, और टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सिर्फ पलक झपकते ही 80,000 जानें चली गईं। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर ऐसा किया ही क्यों गया? देखिए, ये सिर्फ एक बम नहीं था। ये इतिहास का एक नया और बहुत ही भयानक चैप्टर था। इस बम को बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने खुद इस लम्हे को एक हिंदू धर्म ग्रंथ के श्लोक से याद किया था। ये बात खुद इस हथियार की भयानक ताकत को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि ये फैसला लिया क्यों गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें 1945 की दुनिया में वापस जाना होगा। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से युद्ध की आग में जल रही थी। दूसरा विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर 2 दो ग्रुप्स में बटा हुआ था। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स, जिसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान थे, और दूसरी तरफ थे एलाइड पावर्स, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देश शामिल थे। अमेरिका ने ना शुरू में तो इस लड़ाई से दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालात बदलने वाले थे। देखिए, जापान की अपने साम्राज्य को फैलाने की चाहत बढ़ती जा रही थी। 1931 में उसने चीन के मंचूरिया पर कब्जा किया और 1940 आते आते वो फ्रेंच इंडो चाइना तक पहुंच गया। अब उसके इस विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका ने उस पर तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी, और इसके जवाब में जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। बस इसी हमले ने अमेरिका को इस युद्ध में खींच लिया। चलिए अब सीधा 1945 में चलते हैं। यूरोप में जंग खत्म हो चुकी थी। जर्मनी और इटली दोनों हार मान चुके थे। अब एक्सिस पावर्स में से सिर्फ एक देश था जो अकेला लड़ रहा था, और वो था जापान। पर यहाँ एलाइड फोर्सेस को एक बहुत ही अजीब चीज का सामना करना पड़ रहा था। जापानी पायलट्स, जिन्हें कामिकाजी कहते थे, वो अपने हवाई जहाज़ों को सीधा दुश्मन के जहाज़ों से टकरा देते थे। मतलब एक तरह का सुसाइड अटैक। लेकिन जापान का ये जो तरीका था वो सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिक नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी सोच थी, एक आइडियोलॉजी। जापानी लोगों को ये यकीन दिलाया गया था कि उनके सम्राट हिरोहितो एक जीते जागते भगवान हैं, और उनके लिए मर जाना सबसे बड़े सम्मान की बात है। सरेंडर करना सबसे बड़ी बेइज्जती मानी जाती थी। इसी सोच ने एक ऐसी फौज और ऐसी आबादी को जन्म दिया जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थी। इसकी एक झलक मिली ओकिनावा की लड़ाई में। इसने ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रख दी। देखिए, एलाइड फोर्सेस ये लड़ाई जीत तो गए, पर इसकी कीमत बहुत भयानक थी। 12,000 अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ करीब 2 लाख जापानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए। ये एक तरह से एक डरावना ट्रेलर था कि अगर पूरे जापान पे जमीनी हमला हुआ तो वो कितना खूनी हो सकता है। अमेरिकी मिलिट्री प्लानर्स का अंदाजा था कि ऑपरेशन डाउनफॉल, यानी जापान पर जमीनी हमला, उसमें करीब 10 लाख एलाइड सैनिक मारे जाएंगे। ये एक ऐसी कीमत थी जिसे वो किसी भी हालत में चुकाने से बचना चाहते थे। तो जमीनी हमला एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन तब राष्ट्रपति ट्रूमन के सामने एक तीसरा और शायद उससे भी ज्यादा भयानक ऑप्शन रखा गया, एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट। हुआ ये कि 12 अप्रैल 1945 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अचानक मौत हो गई और हैरी ट्रूमन ने उनकी जगह ले ली। उन्हें फौरन एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और सिर्फ 3 महीने बाद पहला एटम बॉम्ब कामयाब हो गया, और अब ट्रूमन के हाथों में इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार था। एलाइड फोर्सेस ने जापान को एक आखिरी चेतावनी दी। 26 जुलाई को पोट्सडैम डिक्लेरेशन में साफ साफ कहा गया कि जापान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे, वरना उसे तुरंत और पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। जापान ने
इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन गिराया गया। और इसी के साथ एक ऐसी बहस शुरू हो गई जो आज तक खत्म नहीं हुई है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये वाकई ज़रूरी था? अब जो लोग इस फैसले के पक्ष में हैं वो कहते हैं हाँ, बिल्कुल ज़रूरी था। ये एक मिलिट्री ज़रूरत थी जिसने 10 लाख सैनिकों की जान बचाई। उनका ये भी मानना है कि जापान किसी भी कीमत पर सरेंडर करने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो इसे एक जुल्म बताते हैं। क्यों? क्योंकि मरने वालों में 95% आम नागरिक थे, कोई सैनिक नहीं। और उनका एक और बड़ा सवाल यह है कि नागासाकी पर दूसरा बम गिराने की क्या जरूरत थी, जबकि सोवियत संघ तो हमला कर ही चुका था और जापान चारों तरफ से घिर चुका था। सच तो शायद ये है कि जापान के सरेंडर करने के पीछे कई कारण थे। एटम बॉम्ब भी था और सोवियत संघ का हमला भी। लेकिन इस एक घटना ने दुनिया के सामने एक नया और हमेशा के लिए रहने वाला सवाल खड़ा कर दिया। क्या इंसानियत ऐसे हथियारों के साथ जी सकती है? इतने सालों बाद भी इस फैसले पर दुनिया बटी हुई है। 1991 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 63% अमेरिकियों ने इसे सही कहा, जबकि 71% जापानियों ने इसे गलत बताया। मतलब साफ है, इस सवाल का कोई एक आसान जवाब नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर दूर बैठकर एक बटन दबाने के बजाय फैसला लेने वाले को लॉन्च कोड पाने के लिए किसी एक इंसान की जान अपने हाथों से लेनी पड़ती, तो क्या वो ऐसा कर पाते? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि दूर से लिए गए फैसलों का नैतिक बोझ क्या होता है और परमाणु युग की विरासत आखिर है क्या।